हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। एसएससी जेई 2023 का हम सॉल्यूशन देख रहे थे। 10 तारीख की जो मॉर्निंग वाली शिफ्ट है उसका हम सॉल्यूशन कर रहे थे। हम 25 नंबर क्वेश्चन तक कर चुके थे। आज हम दोस्तों 26 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। जो दोस्त वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनको मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। एसएससी जेई 2023 में मेरी 8वीं रैंक थी। ये मेरा रोल नंबर है। इसके अलावा आप मेरी एजुकेशन देख सकते हैं। एसएससी जेई 2022 भी मेरा क्लियर था। गेट मैंने 3 बार क्लियर किया है। हरियाणा जो असिस्टेंट इंजीनियर का एग्ज़ाम है उसमें मैं इंटरव्यू तक पहुंचा हूं। और सब कुछ मैंने यूट्यूब से ही पढ़ा था और वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं जो मेरी लर्निंग थी। तो ठीक है दोस्तों, अब हम सॉल्यूशन शुरू करते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन। आज इस वीडियो में सॉल्यूशन के साथ मैं आपको जो थ्योरी वाला पार्ट है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा या जो नोट्स हैं उनके अंदर दिखाने की कोशिश करूंगा कि जो पेपर के अंदर चीज़ें आती हैं वो सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और नोट्स के अंदर लिखी हुई होती हैं, बस उनको हमें आइडेंटिफाई करना होता है। तो दोस्तों 26 नंबर क्वेश्चन के अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज़ यूज फॉर मेजरिंग द अर्थवर्क। अर्थवर्क यानी जो मिट्टी का काम होता है उसको मेजर करने के लिए कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है एरिया शैल बी मेजर टू द नियरेस्ट ऑफ 0.02 मीटर स्क्वायर। ये गलत है। जो एरिया हम मेजर करते हैं वो नियरेस्ट 0.01 मीटर स्क्वायर तक मेजर करते हैं। वॉल्यूम होती है 0.01 मीटर क्यूब तक। तो दोस्तों फर्स्ट नंबर ऑप्शन गलत हो गया, सेकंड भी गलत हो गया और थर्ड नंबर ऑप्शन है एरिया एंड वॉल्यूम शैल बी मेजर टू नियरेस्ट 0.01 मीटर स्क्वायर एंड 0.01 मीटर क्यूब। ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक खोल ली है। 2017 का ये क्वेश्चन वो का सेट है। 145 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक्यूरेसी इन द मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम इन क्यूबिक मीटर शुड बी नियर टू 0.01 मीटर क्यूब। और जो इसका सॉल्यूशन है इसमें क्लियरली दिया हुआ है लीनियर मेजरमेंट 0.01, एरिया 0.01 मीटर स्क्वायर, क्यूबिक कंटेंट 0.01 क्यूबिक मीटर। तो दोस्तों ये क्वेश्चन इजीली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेस पे सॉल्व हो जाता। 27 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग लिमिट ऑफ द जोन फॉर सैंड फॉर मोर्टार वट इज द परसेंटेज ऑफ सैंड दैट शुड बी पास थ्रू ए 600 माइक्रोन सीव। अब पिछले लगातार 2 बारी से इस टाइप का क्वेश्चन हर पेपर में कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन तो इसके आते ही आते हैं। तो ये भी प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन था और बिल्कुल इजीली होने वाला क्वेश्चन था। ये कह रहा है जो 600 माइक्रोन्स की सीव होती है जोन 4 का एग्रीगेट इस वाली सीव से कितने परसेंट पास हो जाएगा। तो जोन 4 का एग्रीगेट 600 माइक्रोन की सीव से 80 to 100% पास हो जाएगा। 4 जोन होते हैं एग्रीगेट के। ये आप दोस्तों देख सकते हैं IS 383 कोड के अंदर 4 टाइप की ग्रेडिंग आप देख सकते हैं। जोन 1 से लेके जोन 4 तक होती हैं और कितने कितने mm की सीव से कितने परसेंट पार्टिकल पास होंगे उसके ऊपर डिपेंड होती है। बस अपने को ये याद रखना होता है जोन 4 की सबसे ज़्यादा मतलब बारीक एग्रीगेट होता है और सभी टाइप की सीव से जोन 4 वाला ज़्यादा पास करेगा, जोन 1 वाला कम पास करेगा। और इसके अंदर अगर आपको टेबल जल्दी से याद करनी है तो 600 माइक्रोन वाली जो लाइन है केवल आप वो याद कर सकते हैं, क्योंकि जो मैक्सिमम एग्जाम है 600 माइक्रोन वाली सीव से ही पूछते हैं। और 600 माइक्रोन एक लाइन इसमें से आप याद करके रेफरेंस के साथ कम या ज़्यादा आप उसका आंसर इजीली दे सकते हैं। तो इस टेबल को आप कैसे याद करोगे, 600 माइक्रोन वाली जो लाइन है आपको वो याद कर लेनी है। अब दोस्तों 28 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर लाइन ऑफ पंप एंड द पॉइंट ऑफ डिलीवरी इज नोन एज। तो दोस्तों जो पंप होता है ये हमारा कोई पंप है। इस पंप की सेंटर लाइन से मान लो हमें ये कोई बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग की छत तक पानी पहुंचाना है तो ये क्या होगा, ये होता है डिलीवरी हेड। और ज़मीन से जहाँ से हमें पानी उठाना है इस पंप को वो क्या होगा, वो होगा सक्शन हेड। ये भी इजी क्वेश्चन था, ये आपको पता होना चाहिए। पंप जिस साइड तक पानी पहुंचाएगा वो डिलीवरी, वहाँ तक वो डिलीवरी कर रहा है पानी की, और जहाँ से उठाएगा वो सक्शन हेड होता है। पंप के आजकल काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं। ये पंप वाला और टरबाइन वाला पार्ट आपको करके जाना है। और सिविल इंजीनियरिंग कोई टीचर पढ़ाता हो आपको उससे पढ़ना है, 1 या 2 घंटे में चैप्टर कवर हो जाता है। अगर कोई 15-20 घंटे में पढ़ा रहा है तो वो टाइम वेस्ट वाली बात है एक टाइप से।
तो जो टीचर पढ़ा रहा है आपको ये भी ध्यान रखना है कि वो सिविल इंजीनियरिंग का जो एग्ज़ाम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ा रहा हो। 29 नंबर क्वेश्चन, टू अवॉइड द गैस बाउंडिंग द पंप इज। 29 नंबर क्वेश्चन में ये पूछ रहा है टू अवॉइड द गैस बाउंडिंग द पंप इज। तो दोस्तों जो पंप होता है गैस बाउंडिंग को अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे, उस पंप को प्राइम कर देते हैं। ये क्या होता है और गैस बाउंडिंग क्या होता है? तो दोस्तों जो प्राइमिंग होता है वो इस टाइप का प्रोसेस होता है, जो सक्शन पाइप होती है, पंप की केसिंग होती है और जो डिलीवरी पाइप का जो पोर्शन होता है उस सभी यानी कि पंप के जितने भी हिस्से हैं सभी के अंदर पानी होना चाहिए। पंप के किसी भी हिस्से में, पंप की किसी भी पाइप में हवा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पंप के अंदर अगर हवा होगी, एयर के वॉइड होंगे, तो वो इसके ऑपरेशन को इनइफेक्टिव बना देगा। पंप को ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा पानी को पहुंचाने के लिए और पंप हमारा ख़राब भी हो सकता है। तो हम प्राइमिंग करते हैं पंप के अंदर, और ये आप एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं। प्राइमिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है, इम्पेलर ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल पंप विल गेट फुल्ली सबमर्ज इन लिक्विड विदाउट एनी एयर ट्रैप इनसाइड। हवा का कोई भी पार्टिकल, हवा का कोई बबल वगैरह पंप के किसी भी हिस्से में नहीं होना चाहिए, वो पूरा का पूरा पानी से भरा हुआ होना चाहिए। इस प्रोसेस को हम प्राइमिंग कहते हैं और ये किसके लिए होता है? सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए होता है। इससे आपने एक नई चीज़ और सीखी कि ये सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए होता है। अगले बार पेपर में ये वाला क्वेश्चन आ सकता है कि ये किस उसके लिए होता है, कौन से टाइप के पंप के लिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा प्राइम। इसको मैं डिफ़िकल्ट वाले क्वेश्चन में गिन रहा हूँ क्योंकि इसका सॉल्यूशन हो सकता है आपको नहीं पता हो। 30 नंबर क्वेश्चन, इन द रिलेशन डेल्टा इज इक्वल टू 8.64 बी डिवाइड बाई डी। डी इज द ड्यूटी इन हेक्टेयर पर क्यूसेक, बी इज द नंबर ऑफ डेज ऑफ द बेस पीरियड, डेल्टा इज द डेप्थ ऑफ द वाटर इन मीटर। तो ये बिल्कुल इसने आसान क्वेश्चन पूछा है। या आप पढ़ते हैं ड्यूटी इंटू डेल्टा इज इक्वल टू 8.64 इंटू बेस पीरियड। बेस पीरियड होता है दिन के अंदर, ड्यूटी होता है हेक्टेयर पर क्यूसेक के अंदर। ये इसने दिया हुआ है। आपसे डेल्टा के बारे में पूछा था, डेल्टा यानी कि डेप्थ ऑफ वाटर इन मीटर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था ये। बस इजी क्वेश्चन ये आइडेंटिफाई करके हमें पेपर में करने हैं। 31 नंबर क्वेश्चन, अलोएबल बियरिंग कैपेसिटी इज डिफाइन एज। अलोएबल बियरिंग कैपेसिटी क्या होती है? ये होती है नेट लोडिंग इंटेंसिटी एट विच नाइदर शियर फेलियर नोर सेटलमेंट ओकर। यानी कि इतना प्रेशर ना तो जो फुटिंग हमारी वो ज़्यादा सेटल हो और ना ही उसका शियर के अंदर फेल हो वो। तो ऐसी लोडिंग इंटेंसिटी को हम अलोएबल बियरिंग कैपेसिटी कहते हैं। तो दोस्तों बियरिंग कैपेसिटी हम फाउंडेशन इंजीनियरिंग के अंदर जो सोयल मैकेनिक्स का बिल्कुल आखिरी वाला पार्ट होता है उसके अंदर पढ़ते हैं। एक होती है ग्रोस प्रेशर इंटेंसिटी यानी कि मैक्सिमम प्रेशर जो फाउंडेशन के बेस पे। एक होती है नेट प्रेशर इंटेंसिटी, जो ग्रोस प्रेशर में से हम सोयल का वजन माइनस कर दें तो आ जाती है नेट प्रेशर इंटेंसिटी, यानी केवल एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से जो होती है। एक होती है अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, ये होती है मैक्सिमम ग्रोस प्रेशर, यानी फाउंडेशन का जो बेस होता है उस पर हम मैक्सिमम कितना प्रेशर लगा सकते हैं विदाउट फेलियर, तो उसको हम बोलते हैं अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। एक होती है नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी, तो नेट सेफ होती है जो नेट अल्टीमेट है उसके ऊपर हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा के नेट सेफ निकाल लेते हैं और ये शियर फेलियर क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग होती है। और दोस्तों ये नोट्स के अंदर मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं लास्ट पॉइंट अलोएबल बियरिंग कैपेसिटी, इसमें स्टार भी लगा हुआ था। तो अलोएबल बियरिंग कैपेसिटी या अलोएबल बियरिंग प्रेशर यानी जितना हम अलो कर सकते हैं, कितना कि वो शियर के अंदर भी फेल ना हो और सेटलमेंट के अंदर भी फेल ना हो। तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन भी हमारे नोट्स के अंदर से ही था और प्रीवियस ईयर टाइप का भी कह सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन पहले भी पूछे हुए हैं। अलोएबल यानी कि सोयल के फाउंडेशन के ऊपर हम कितना प्रेशर अलाउ कर रहे हैं, कितना करेंगे, और वैसे भी सोच सकते हैं कितना अलाउ कर सकते हैं फाउंडेशन पे कि वो शियर में भी फेल ना हो और सेटलमेंट में भी फेल ना हो। 32 नंबर क्वेश्चन, द कैप्टन इन ए वेसल 0.016 किलोमीटर अबव द सी लेवल ऑब्जर्व एन 0.144 किलोमीटर टॉल लाइट हाउस ऑन ए पोर्ट जस्ट अबव द होराइजन। तो दोस्तों ये सर्वे का क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को समझते हैं। ये कह रहा है समुंदर है, तो पहले हम समुंदर को ड्रॉ कर लेंगे। जो हमारा समुद्री जहाज है वो यहाँ पे कुछ ऐसे है, तो इसके अंदर जो हमारा कैप्टन खड़ा हुआ है
ये हमारी अर्थ है। इस कैप्टन की हाइट कितनी है ज़मीन से? 0.016 किलोमीटर। इसको हम मीटर में कर लेते हैं, ये हो गई 16 मीटर। 16 मीटर है कैप्टन की हाइट। और ये कोई लाइट हाउस है, ये कोई लाइट हाउस होगा इधर, ये इसको बस देख पा रहा है। इसकी हाइट कितनी है? 144 मीटर। इसका जो फॉर्मूला होता है आपको पता होगा, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा इन्वॉल्व है, तो इस क्वेश्चन को आप स्किप भी कर सकते हैं या फिर मार्क फॉर रिव्यू में करके इस क्वेश्चन को आपको आखिरी में अटैम्प्ट करना है। तो दोस्तों सर्वे के अंदर जो कंबाइन करेक्शन होता है ये आप देख सकते हैं। कंबाइन करेक्शन होता है 0.0673 डी स्क्वायर। और अगर हमें जो होराइजन का डिस्टेंस है, जैसे एच हाइट का कोई टावर है, तो जो ये डी डिस्टेंस है, स्मॉल डी डिस्टेंस, ये कितना होगा? 3.855 रूट ऑफ एच। इसके अंदर ध्यान हमें ये देना होता है, एच को हम मीटर के अंदर लेंगे और डिस्टेंस को हम किलोमीटर के अंदर लेंगे। आप ये भी देख सकते हैं, रूट ऑफ एच करना है और मल्टीप्लाई करना है 3.855 से, तो थोड़ा कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, तो मार्क फॉर रिव्यू करके आखिरी में करना होता है ये। वैसे अब हम अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आप इसमें देखेंगे एक हाइट तो 16 मीटर है, एक हाइट 144 है, तो इतनी दिक्कत नहीं आएगी। ये आएगा 3.855। रूट ऑफ 16 कितना होगा? 4। और रूट ऑफ 144 कितना होगा? 12। 12 प्लस 4 16। 16 मल्टीप्लाई बाय 3.8, तो 3.8 4 के करीब है, तो 16 चौक 64। 64 के करीब कौन सा आंसर है इसमें? तो 64 के करीब ये वाला ऑप्शन है 61.88। तो पेपर में आपको कैलकुलेशन कैसे करनी है मैंने आपको बता दिया, बिल्कुल अप्रोक्सीमेट लेके चलना है। 3.8 को जैसे मैंने 4 लेके चल गया और इसके ऑप्शन दूर दूर थे, इस वजह से इस वाले में हमारी हेल्प हो गई। आपको फॉर्मूले ध्यान होने चाहिए सभी। तो ये इजी क्वेश्चन था, होने वाला क्वेश्चन में गिनेंगे इसको अब। 33 नंबर क्वेश्चन, ए रिवाइज एस्टीमेट इज प्रिपेयर। एक रिवाइज एस्टीमेट को हम कब बनाएंगे? तो दोस्तों एस्टीमेटिंग कॉस्टिंग का क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक से इसने पूछा हुआ है, स्टार्टिंग वाले पार्ट में आ जाता है। रिवाइज एस्टीमेट हम तब बनाते हैं जो सैंक्शन एस्टीमेट, यानी कि जो एस्टीमेट हमने शुरू में बनाया था वो 5% से ज़्यादा एक्सीड हो जाए विदाउट स्ट्रक्चरल अल्ट्रेशन, यानी स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज नहीं है। जैसे कि हमने पहले 2 कमरे बनाने थे 2 बाय 2 के, और अभी भी 2 कमरे बनाने हैं 2 बाय 2 के, लेकिन जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है भाई, मटेरियल महंगा हो गया या कोई और वजह है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल महंगा हो गया, तो उस वजह से 5% से ज़्यादा कॉस्ट अगर इंक्रीज़ हो रही है तब हम रिवाइज एस्टीमेट बनाते हैं। एक दोस्तों सप्लीमेंट्री एस्टीमेट भी होता है। तो दोस्तों सप्लीमेंट्री एस्टीमेट हम कब बनाते हैं? सप्लीमेंट्री एस्टीमेट देखिए इसने लिखा हुआ विदाउट स्ट्रक्चरल अल्ट्रेशन। अगर यहाँ पे ये लिखता विद स्ट्रक्चरल अल्ट्रेशन, यानी स्ट्रक्चर में कोई चेंज हो रहा है, उस वजह से जब कॉस्ट में 5% से ज़्यादा का डिफरेंस आएगा तो हम बनाएंगे सप्लीमेंट्री एस्टीमेट। जैसे 2 बाय 2 का कमरा बनाना था, अब हमें 2 बाय 3 का कमरा बनाना है, यानी स्ट्रक्चर उसका चेंज हो गया, तब हमें सप्लीमेंट्री एस्टीमेट बनाना पड़ेगा। लेकिन स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं है तो रिवाइज एस्टीमेट बनाएंगे हम। आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होगे। 34 नंबर क्वेश्चन, फॉर ए आरसीसी बीम ऑफ विड्थ 230 mm एंड इफेक्टिव डेप्थ ऑफ 300 mm सब्जेक्ट टू शियर फोर्स ऑफ 69 kN ड्यू टू द डिजाइन लोड, व्हाट विल बी द नॉमिनल शियर स्ट्रेस इन द बीम। तो दोस्तों इसमें नॉमिनल शियर स्ट्रेस हमें बताना था। नॉमिनल शियर स्ट्रेस किसके बराबर होता है? ये शायद नॉमिनल शियर स्ट्रेस होता है जो शियर फोर्स इसके ऊपर लग रही है, शियर फोर्स डिवाइड बाय जो इस बीम के डायमेंशन है। शियर फोर्स लग रही है इसके ऊपर 69। अब एक चीज़ और बता दूं, इस वाले क्वेश्चन के अंदर आपको चारों ऑप्शन देखने, 1 1 1 1, चारों ऑप्शन में 1 लिखा हुआ है, तो इसमें हमें यूनिट साथ में लिखनी पड़ेगी, 69 kN। जैसे मैंने आपको न्यूमेरिकल के 3 पार्ट पहले भी करवाए हैं, 3-4 पार्ट, तो उसमें मैंने बताया था यूनिट को मत देखो, लेकिन इसमें जैसे ऑप्शन सभी के अंदर 1 है तो हमें यूनिट देखनी पड़ेगी। नीचे इसके हम डायमेंशन लिखते हैं, ये 230 इंटू 300, ये दोनों mm के अंदर हैं, तो 23 इंटू 3 कितना होगा? सबसे पहले तो किलो, किलो का मतलब होता है 1000, 1 0 2 0 3 0, 1000 गायब हो गया। 23 इंटू 3 69, इस 69 से 69 कट गया, तो ये क्या आ गया? 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 4। तो ये भी आसान से होने वाला क्वेश्चन था।
ये दोस्तों मैं आपको फॉर्मूला दिखा देता हूँ नॉमिनल शियर स्ट्रेस का। जो हम आरसीसी पढ़ते हैं उसके अंदर स्टार्टिंग में ही नॉमिनल शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला दिया होता है। जो शियर फोर्स आ रही है V डिवाइड बाई B इंटू डी, जो उस सेक्शन के डायमेंशन है। तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन भी आप कर सकते थे। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इन जनरल शियर फेलियर कॉन्टिन्यूस फेलियर इज डेवलप बिटवीन। जो दोस्तों जनरल शियर फेलियर होता है तो उसके अंदर कंटिन्यूस फेलियर डेवलप होता है एज ऑफ द फुटिंग एंड ग्राउंड सरफेस के बीच में। 2 नंबर ऑप्शन। दोस्तों ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन नहीं था और पर्सनली मेरे को ये डिफ़िकल्ट लगा, लेकिन अगर किसी ने पढ़ा हुआ होगा तो उसके लिए आसान हो सकता है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि हमें क्या करना है, कम से कम पढ़ना है और मैक्सिमम हमारा आउटपुट आना चाहिए। तो मैं प्रीवियस ईयर के हिसाब से ये आपको बता रहा हूँ। तो प्रीवियस ईयर के हिसाब से ये वाला क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं कर सकते थे। लेकिन अभी आपको याद रखना है कि जनरल शियर फेलियर के केस में जो कंटिन्यूस फेलियर है, कब जनरल शियर फेलियर में कंटिन्यूस फेलियर किसके बीच में डेवलप होगा? एज ऑफ द फुटिंग और ग्राउंड सरफेस के बीच में डेवलप होगा। फुटिंग के एज और ग्राउंड सरफेस के बीच में। 36 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ पंप कैन गिव द डिस्चार्ज इवन एट हाई प्रेशर। तो दोस्तों इस वाले क्वेश्चन को भी मैं डिफ़िकल्ट में गिन रहा हूँ क्योंकि प्रीवियस ईयर में इस टाइप का क्वेश्चन हमने नहीं देखा। तो बता देता हूँ इसमें क्या बुझा हुआ है। तो कौन से टाइप का पंप ऐसा है जो हाई प्रेशर के ऊपर भी डिस्चार्ज दे सकता है? तो जो रोटरी पंप होते हैं वे हाई प्रेशर के ऊपर भी डिस्चार्ज दे सकते हैं। ये दोस्तों आप रोटरी पंप को देख सकते हो। ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप होता है। जब इसके अंदर ये वेन जो इसकी घूमती हैं, ये आप देख सकते हैं, इसके ये डंडी सी जो दिख रही हैं, तो ये पानी के ऊपर या जो फ्लूइड है उसको धक्का मार देती हैं और भले ही प्रेशर ज़्यादा हो तो पानी आगे बढ़ जाता है। तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप होता है ये। इस टाइप का कुछ पंप होता है रोटरी पंप। ये आप इसको चलते हुए भी देख सकते हैं, इसकी वेन्स को। तो ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप देख सकते हैं। यहाँ से इसने फ्लूइड उठाया और इस साइड से ने फ्लूइड को धक्का देकर आगे पहुँचा दिया। ये आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। रोटरी पंप प्रोवाइड डिस्चार्ज इवन एट हाई प्रेशर, क्योंकि वे पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्प्लेस कर देते हैं फ्लूइड को। जैसे हाथ से आप किसी चीज़ को धक्का मार कर आगे बढ़ा देते हैं ना, वैसे ही जो इसकी पंखुड़ी होती हैं वे फ्लूइड को ऐसे धक्का मार के आगे बढ़ाती हैं। डिस्चार्ज इसमें ऑलमोस्ट सेम रहता है, प्रेशर चाहे कितना भी हो, और नियरली कॉन्स्टेंट डिलीवरी कैपेसिटी ये प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों इस वाले का सही आंसर होना था रोटरी पंप्स। हाई प्रेशर में भी ये डिस्चार्ज को प्रोवाइड कर सकते हैं। ये मैं डिफ़िकल्ट में गिन के चल रहा हूँ क्योंकि रूटीन में हम इसको नहीं पढ़ते। 37 नंबर क्वेश्चन। द रेनफॉल ऑब्जर्व फॉर 5 सक्सेसिव डे इन ए कैचमेंट इज 2, 3, 4, 5 एंड 6। कैलकुलेट द डायरेक्ट रन ऑफ फ्रॉम द कैचमेंट ड्यू टू रेनफॉल। हाइड्रोलॉजी का क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। 5 इंडेक्स दिया हुआ है सोइल का 2 सेंटीमीटर पर डे। 5 इंडेक्स क्या होता है? 5 इंडेक्स होता है, ये हमारे जैसे ग्राउंड है तो इसके अंदर पानी, मिट्टी के अंदर कितना पानी जाएगा उसको हम बोलते हैं 5 इंडेक्स। इनफिल्ट्रेशन इंडेक्स भी बोलते हैं इसको हम। मान लो 5 सेंटीमीटर की बारिश हुई और 2 सेंटीमीटर पानी ज़मीन के अंदर चला गया। मान लो 5 की बारिश हुई, 2 ज़मीन में चला गया, तो पानी ज़मीन पे कितना बहेगा? 3 सेंटीमीटर। बस इस क्वेश्चन में इसने इसी चीज़ के बारे में पूछा हुआ है। पहले दिन बारिश हुई 2 सेंटीमीटर की, अगले दिन 3 सेंटीमीटर, फिर 4, फिर 5 और फिर 6। तो ज़मीन के ऊपर कितना पानी बहेगा? अगर इनफिल्ट्रेशन इंडेक्स, जिसको हम 5 इंडेक्स भी बोलते हैं, वो 2 सेंटीमीटर है। पहले दिन तो सारा पानी ज़मीन में चला जाएगा, अगले दिन 1 सेंटीमीटर पानी, वो 2 सेंटीमीटर पानी तो ज़मीन में चला गया, 1 सेंटीमीटर पानी बचा जो ज़मीन पर बहेगा। अगले दिन 2 सेंटीमीटर पानी, फिर 3 सेंटीमीटर और फिर 4। बस आपको इनको ऐड करना था। शुरू वाले दिन तो 0 था। 2, 1, 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, तो 10 सेंटीमीटर। कितना आसान था। किसी को बस इनफिल्ट्रेशन इंडेक्स जो है 5 इंडेक्स है उसका पता होना चाहिए। 38 नंबर क्वेश्चन। ए रेक्टेंगुलर शेप ऑफ स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम एट द बेस ऑफ ए सर्कुलर चिमनी इज शोन इन द फिगर। बाय रेफरिंग टू इट, इट में कंक्लूडेड दैट। ये क्वेश्चन कन्फ्यूजिंग लग सकता है लेकिन ये आसान क्वेश्चन है। जैसे हम सर्कुलर चिमनी देखते हैं तो हो सकता है आप लोग डर के इस क्वेश्चन को छोड़ दो, लेकिन जब हम इसको पूरा पढ़ते हैं तो इसने क्या कहा? एक सर्कुलर चिमनी है।
चिमनी आपको पता कैसी होती है, घर में भी लोगों की चिमनियाँ होती हैं, या फिर आपने फैक्ट्री वगैरह में भी देखी होगी सर्कुलर चिमनी है। चिमनी क्या, जिससे धुआं निकलता है। इसका जो बेस है, यानी ये जो इसकी फाउंडेशन है, यहाँ पे प्रेशर दिया हुआ है। आप ये प्रेशर देखिए, बिल्कुल यूनिफॉर्म प्रेशर है। यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, हर जगह यूनिफॉर्म प्रेशर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके ऊपर कोई एक्सियल प्रेशर लग रहा है। फर्स्ट ऑप्शन पढ़िए, चिमनी इज सब्जेक्ट टू डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस। डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस लग रही होगी, बिल्कुल ठीक बात है। सब्जेक्ट टू विंड प्रेशर ओनली, सेकंड ऑप्शन। अगर इसके ऊपर विंड प्रेशर ऐसे लगता तो क्या होता, इस वाले कोने पर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आ जाता, इस पे थोड़ा सा कम, इस पे कम, इस पे कम, इस टाइप से डायग्राम बन जाता कुछ ट्रायंगुलर पैटर्न का। विंड प्रेशर में कैसा बनता है, ऐसे ट्रायंगुलर का। थर्ड नंबर, चिमनी सब्जेक्टेड टू बेंडिंग स्ट्रेस। अगर बेंडिंग होता तब भी ऐसा ही बनता, बेंडिंग में भी कुछ इस टाइप का बन जाता, जो भी इसमें टेंशन और कंप्रेशन आता है इस टाइप का बनता बेंडिंग में। बेंडिंग एज वेल डायरेक्ट कंप्रेसिव तब भी इसी टाइप का बनता। लेकिन यूनिफॉर्म किस केस में रहेगा, अगर बिल्कुल इसके सेंटर में डायरेक्ट एक्सियल कंप्रेसिव लगेगा तो केवल इसी केस में। तो आसान क्वेश्चन था ये, चिमनी वगैरह देख के घबराना नहीं है, बस हमसे इसी टाइप के आसान क्वेश्चन ही पूछेंगे अगर चिमनी का भी कोई क्वेश्चन इस टाइप का आएगा तो। 39 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कंटूर लाइन इज इनकरेक्ट। तो कंटूर लाइन्स के रिगार्डिंग इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, कंटूर लाइन ऑफ डिफरेंट एलिवेशन कैन नॉट क्रॉस ईच अदर। तो दो कंटूर लाइन्स आपस में क्रॉस नहीं कर सकती, बिल्कुल ठीक बात है ये। कंटूर लाइन्स क्लोज टू वन अनदर इंडिकेट ए स्टीप स्लोप। अगर दो कंटूर लाइन बिल्कुल ऐसे पास पास में है तो इसका मतलब क्या है, स्टीप स्लोप है, यानी अचानक से वो ढलान बहुत ज़्यादा है। अगर ये लाइन ऐसे दूर दूर होती तो इसका मतलब क्या है, बहुत कम ढलान है। थर्ड ऑप्शन, कंटूर लाइन ऑफ डिफरेंट एलिवेशन कैन यूनाइट टू फॉर्म ए वन लाइन ओनली इन द केस ऑफ वर्टिकल क्लिफ। जो वर्टिकल क्लिफ होती है, वर्टिकल क्लिफ ऐसी होती है जैसे कोई चिमनी होती है ना, समुंदर किनारे इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, तो इसको हम वर्टिकल क्लिफ बोलते हैं। इसकी कंटूर लाइंस कैसी बनेगी वर्टिकल क्लिफ की, एक लाइन ये, फिर दूसरी इसके ऊपर, तीसरी इसके ऊपर, तो वर्टिकल क्लिफ की लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती हैं, ठीक बात है। फोर्थ ऑप्शन पढ़ते हैं, कंटूर लाइन ऑफ डिफरेंट एलिवेशन कैन नॉट इंटरसेक्ट। ये कह रहा है कंटूर लाइन अलग अलग एलिवेशन की इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। लेकिन थर्ड नंबर पढ़िए आप ऑप्शन। थर्ड नंबर ऑप्शन में हमने बताया कि वर्टिकल क्लिफ के केस में ये ऐसे इंटरसेक्ट कर सकती हैं कंटूर लाइंस। लेकिन 4 नंबर में कह रहा है कैन नॉट इंटरसेक्ट, तो ये वाली लाइन हमारी गलत हो गई। और इस क्वेश्चन में इसने हमसे क्या पूछा था, इनकरेक्ट कौन सी है, इनकरेक्ट। तो दोस्तों ये वाला भी आसानी से होने वाला कंटूर्स का क्वेश्चन था। प्रीवियस ईयर में भी इस टाइप के बहुत क्वेश्चन आए हैं कंटूर के। 40 नंबर क्वेश्चन, डैश इज ए टाइप ऑफ स्केल ऑन विच 3 सक्सेसिव डायमेंशन कैन बी मेजर्ड। तो जो डायगोनल स्केल होता है उसके ऊपर हम 3 टाइप के डायमेंशन मेजर कर सकते हैं, जैसे कि सेंटीमीटर, डेसीमीटर एंड मीटर, या फिर आप कह सकते हो mm, फिर सेंटीमीटर और फिर डेसीमीटर। यानी कि 3 सक्सेसिव डायमेंशन आप मेजर कर सकते हो, 10th, 1/10 और 1/100 इस टाइप से। तो ये भी प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है और बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, तो ये भी आपसे हो जाना चाहिए था। आज हम देख लेते हैं दोस्तों, हमने 15 क्वेश्चन किए हैं। 15 में से डिफिकल्टी ऐसे छोड़ने वाले क्वेश्चन कितने थे, एक क्वेश्चन ये, 2, 3 नंबर क्वेश्चन। हाँ ठीक है दोस्तों, आज हमने 15 क्वेश्चन करे, 15 में से 3 क्वेश्चन डिफ़िकल्ट थे। अगर इन 3 क्वेश्चन को आप छोड़ भी सकते तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, ये लगभग किसी को नहीं आते थे, इक्का दुक्का बच्चों को ये आने वाले क्वेश्चन थे। लेकिन जो इजीली क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेस पे हैं, जो हम रूटीन में पढ़ते हैं, वे वाले क्वेश्चन आप गलत बिल्कुल नहीं कर सकते, वे आपको बिल्कुल आपके ठीक होने चाहिए। इन 15 में से आपका स्कोर 12 या 12 से ज़्यादा है तो आपके
टॉप रैंक के साथ सिलेक्शन के बहुत ज़्यादा चांस हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगा तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपका कोई सजेशन है, हम इसको इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं, वो भी आप कमेंट करके बता दीजिए। और आप अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि जो आप सॉल्यूशन देखते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, कोचिंग वगैरह वाले करवाते हैं, तो वे ऐसे नहीं बताते इन 15 में से ये 3 क्वेश्चन नहीं करने थे हमें, या इनको भी हम छोड़ सकते थे। तो ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा इस चीज़ को समझना कि 3-4 क्वेश्चन अगर डिफ़िकल्ट आते हैं तो उनको हम छोड़ भी सकते हैं, उससे रैंक के ऊपर या सिलेक्शन के ऊपर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। और जो नए फ्रेंड्स हैं, पहली बार चैनल पर आए हैं, वे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए इसको। थैंक यू फ्रेंड्स।